अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इमरान खान कल लाहौर के लिबर्टी चौक से खिताब करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान करेंगे और इस ऐलान से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आम इंतखाबात से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। मगर ख़राब मुआशी सूरत हाल के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि वो दोनों सूबों में इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है और नून लीग मुतमईन है कि वो पंजाब के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर लेगी, मगर तहरीक इंसाफ मुतमईन है और दावा कर रही है कि वो पंजाब में स्वीप करेगी। साथ ही नून लीग ने इमरान खान की नाअहली से उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना स्कैंडल तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन चुका है। इमरान खान मजीद मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं और उन पर तोशाखाना के तहाइफ में माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात की नोयत अरबों रुपए तक पहुंच गई है। सऊदी वली अहद की कीमती घड़ी बेचने का तनाज़ा अपनी जगह खड़ा है और इमरान खान सिर्फ इस एक तनाज़े का दिफा नहीं कर पा रहे हैं। और फिर सेशन कोर्ट ने भी इमरान खान के खिलाफ 9 जनवरी से करप्ट प्रैक्टिसेस का ट्रायल चलाने का फैसला कर लिया है और ऐसे में हुकूमत ने दावा कर दिया है कि इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी को मिलने वाले तकरीबन 5 अरब रुपए के तहाइफ के बदले में सिर्फ 1 करोड़ और चंद लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। सिर्फ यही नहीं, तोशाखाना स्कैंडल में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम बार बार सामने आ रहा है। उन पर बराह रास्त इल्ज़ाम लग रहा है। जुल्फी बुखारी के साथ उनकी पहली मुबैना ऑडियो के बाद आज एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें तोशाखाना से आई हुई चीज़ों की तस्वीरें भेजे जाने पर बुशरा बीबी मुबैना तौर पर बनी गाला के उस वक्त के निगरान मुलाजिम इनाम खान की सरजनिश कर रही हैं। हेलो जी सलाम। ये जो तोशाखाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेजी? वो कह रहे हैं मुझे कभी भेजी नहीं, भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं। नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा। तस्वीरें खींचने को इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी हैं इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? बीबी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ, क्या मुझे आप इस हवाले से बुशरा बीबी का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। हमने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को ये ऑडियो भेजी और उनसे मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की कि बुशरा बीबी का इस हवाले से मौक़िफ़ मिल सके, लेकिन हमें वहाँ से भी जवाब नहीं आया। लेकिन जियो न्यूज़ के मुताबिक इनाम खान ने तस्दीक की है कि ये उन्हीं की ऑडियो है और कहा है कि मैंने ही बुशरा बीबी से तोशाखाना से मुताल्लिक गुफ्तगू की थी। ताम फवाद चौधरी ने बुशरा बीबी की इस मुबैना ऑडियो को एडिटेड करार दिया है, यानी ये नहीं कहा कि उनकी आवाज़ नहीं है, कहा कि एडिट हुई है। मेरे ख्याल में तो किसी भी घर में आपकी अपनी बेगम के साथ ऑडियो पब्लिक कर दी जाए, आपकी अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू पब्लिक की जाएगी, वो अजीब ही लगेगा। मुलाजमों के साथ बातचीत अजीब ही लगेगा, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है। मुख्तलिफ ऑडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उन ऑडियोज़ को आपस में जोड़ा गया, इसमें कट पेस्ट किए गए हैं, टोटे जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसी ऑडियो वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी को बैकग्राउंड नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। और अगर किसी का ख्याल है कि ये इस तरह की ऑडियो से या वीडियो से कोई आप पॉलिटिकल माइलेज किसी को मिलेगा और आप इमरान खान को करप्ट साबित कर सकेंगे, तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाए और एक हकीकत की दुनिया में। मगर इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी
जिरगा प्रोग्राम में सलीम साफी साहब से गुफ्तगू करते हुए 21 मई को कह चुके हैं कि तोशा खान में जो माल आया और जो बिका, इसके बारे में आप इनाम खान से पूछें। तोशा खाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम बैठा है ना, वो जो बनी गाला में था, उससे पूछें बुला के। उसने नहीं बेची घड़ियाँ। कहाँ पे बेची? वो इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके उसने घड़ियाँ। उसने रसीदें ला के नहीं दी, उसने वो तोहफे तहफ नहीं बेचे। वो जिसको अभी अपना CSO रखवा लिया है, वो खुरम ADC, उसने वो घड़ी नहीं बेची। वो इनाम को बुलाएं या बनी गाला से बुलाएं, उसको निकाल नहीं दिया बनी गाला से। वो इनाम सब कुछ बताएगा आपको कि उसने किस किस से कौन कौन सी घड़ी लेके बेची, कब कहाँ गया। उसके पास रसीदें हैं, बिल हैं। अब सूरत हाल ये बन गई है कि इमरान खान तोशा खाना से मुतालिक एक इल्ज़ाम का दिफा नहीं कर पाते हैं और एक नया इल्ज़ाम उनके पीछे लग जाता है। पहले उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि इमरान खान को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में मिलने वाला कीमती घड़ी का सेट उन्होंने मुबैना तौर पर दुबई में बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी से 28 करोड़ रुपए में ख़रीदा था, लेकिन असल में इसकी मालियत 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनती है। मगर खुद इमरान खान ने मुख्तलिफ दस्तावेज़ात में दावा किया कि उन्होंने ये तोहफे तोशा खाना से अपने पास रखने के लिए सिर्फ 2 करोड़ और चंद लाख रुपए ही कौमी ख़जाने में जमा कराए थे। यानी उमर फारूक ज़हूर के दावे को अगर दुरुस्त माना जाए तो इमरान खान ने 1 अरब 70 करोड़ के कीमती तोहफे के एवज सिर्फ 2 करोड़ रुपए कौमी ख़जाने में जमा कराए और यूँ कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा। और मज़ीद ये कि इस्लामाबाद की एक छोटी सी टूटी मोटी दुकान की हाथ से लिखी हुई रसीद दिखाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई और कहा गया कि इमरान खान की घड़ी आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान के मालिक मोहम्मद शफीक ने खरीदी है। लेकिन कुछ दिन पहले खुद मोहम्मद शफीक ने इमरान खान के इस दावे से हवा निकाल दी और साफ अल्फाज में ये कह दिया कि उन्होंने ना ये घड़ी खरीदी और ना ही किसी को बेची और जो रसीद दिखाई जा रही है वो भी जाली है। लेकिन अहम बात यह है कि ये पूरा स्कैंडल अब सिर्फ इस एक तोहफे और इसकी खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं रहा है और इसका दायरा कार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को मिलने वाले कीमती तहफ़ तक फैल गया है। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने बुशरा बीबी को बतौर खातून अव्वल मिलने वाले 3 अलग अलग कीमती तोहफ़ों की तफसीलात बताईं। अता तारड़ ने दावा किया कि बुशरा बीबी को 2021 में एक दोस्त मुल्क से 1 अरब 13 करोड़ रुपए का ज्वेलरी का सेट तोहफे में मिला, जिसकी मालियत 58 लाख रुपए लगवाई गई और सरकारी ख़जाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये करप्शन, फ्रॉड और एम्बेजलमेंट इमरान नियाजी साहब ने और साबका खातून अव्वल ने कैसे किया। ये 2021 में एक बलगारी का सेट आता है। ये बलगारी का सेट आप देख लें, इसमें खवातीन की ज्वेलरी है। ये पूरा सेट नेकलेस है, एक बालियों का पेयर है, एक ब्रेसलेट है और एक अंगूठी है। इसमें बहुत कीमती पत्थर और हीरे इस्तेमाल किए गए हैं इस बलगारी के सेट में। ये बलगारी का सेट एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने तोहफे में पेश किया 2021 में और ये खातून अव्वल के लिए था। बलगारी के इस सेट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू पता कराई गई है $5 मिलियन है, यानी 1.13 अरब रुपया। 58 लाख उसकी कराई गई है एस्टिमेशन और सरकारी खजाने में कितना जमा कराया गया है? 29 लाख, फकत 29 लाख रुपया। ये तोहफा कहां पड़ा है? ये आपके घर में है, आपने बेच दिया, हो सकता है आपने घर में रखा हो सकता है ये आपके पास आज भी मौजूद हो, इसकी वैल्यू अभी भी लगवाई जा सकती है। अगर किसी को मेरे दिए हुए फिगर्स और रकूम में कोई डाउट है, मैं चैलेंज करता हूं, इंटरनेशनली अक्लेम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कोई भी माहिर ले आए, इनकी वैल्यू लगवाने वाला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अता तारड़ ने मजीद दावा किया कि 2020 में एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने बुशरा बीबी को हीरो से भरा हुआ ग्राफ का 3 अरब 38 करोड़ रुपए का कीमती सेट तोहफे में दिया था, लेकिन इसकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगवाकर 90 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए और फिर तोहफा रख लिया गया। 2020 में एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने ग्राफ का एक पूरा सेट खातून अव्वल के लिए पेश किया। इसमें एक नेकलेस था जो हीरों से भरा हुआ नेकलेस है, उसके हर कोने पे एक हीरा लगा हुआ है। इसके साथ एक इयररिंग्स का सेट है, एक ब्रेसलेट है और एक रिंग है। ये तमाम चीजें डायमंड से लदी हुई चीजें हैं और ये आम डायमंड नहीं है। इसकी कीमत $15 मिलियन लगाई गई है और $15 मिलियन ये बनता है 3.38 अरब रुपया। क्योंकि ये एक चीज की वैल्यू नहीं है, इसमें जो हार है डायमंड से लदा हुआ उसकी वैल्यू अलग है, जो ब्रेसलेट है उसकी वैल्यू अलग है, जो बालियां हैं डायमंड वाली उसकी वैल्यू अलग है और अंगूठी की वैल्यू अलग है। इन्होंने उसकी वैल्यू लगवाई है 1 करोड़ 80 लाख और जमा कितना कराते हैं? अक्टूबर 2020 में 90 लाख रुपया इन्होंने जमा कराया अंडर वैल्यू करवा के। ग्राफ की वेबसाइट अंगूठी के बारे में क्या कहती है, ये आप फिगर पढ़ ली, मेरा फिगर नहीं है। एमरल्ड कट येलो डायमंड हाई ज्वेलरी रिंग, ये है 4.16 कैरेट की, $9,85,000 कम टैक्स। ये एक अंगूठी जिसमें एक येलो डायमंड लगा है, उसकी मालियत ग्राफ की अपनी वेबसाइट कह रही है कि $9,85,000 इस 4 कैरेट की अंगूठी की वैल्यू है। जो खातून अव्वल को अंगूठी दी गई वो 10 कैरेट की थी। 24 करोड़ की ये एक अंगूठी बन रही है।
एक डायमंड वाली। जब एक 4 कैरेट वाली अंगूठी वाला डायमंड जो है उसकी कीमत $9,85,000 ये वेबसाइट पे मौजूद है, तो 10 कैरेट की अंगूठी की कितनी मालियत होगी? अता तारड़ ने 2019 के हवाले से दावा किया कि इस साल एक दोस्त मुल्क की तरफ से बुशरा बीबी को 45 करोड़ रुपए मालियत का एक कीमती सेट तोहफे में मिला, जिसकी मालियत 11 लाख रुपए से जायद लगवाई गई और 5,44,000 रुपए में खरीद लिया गया। एक और दोस्त मुल्क की तरफ से तोहफा है। ये कंपनी है ट्रिफोग्लियो। ट्रिफोग्लियो में ये एक लॉकेट है चेन के साथ, एक इयररिंग्स का सेट है, 2 ब्रेसलेट हैं, 2 अंगूठियां हैं। ये भी प्रेशियस स्टोन जो कीमती पत्थर हैं और उसके साथ डायमंड्स हैं वो इसमें लगाए गए हैं। इसकी वैल्यू $2 मिलियन है, जो तकरीबन 45 करोड़ रुपया बनती है। ये तीनों तोहफे खातून अव्वल को दिए गए थे और ये जिस रेट पे अंडर वैल्यू करवा के, अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है या घर रखा गया है या बेचा गया है, ये तहकीकात होंगी तो सामने आएगा। उस वक्त की हुकूमत ने वैल्यू लगवाई है वो महज 11 लाख रुपया लगवाई है। और 8 अगस्त 2019 को इमरान नियाज़ी साहब और साबका खातून अव्वल 5,44,000 सरकारी तौर पे अदा करते हैं इस तोहफे को खरीदने के लिए। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इन तमाम तहाइफ की वैल्यूएशन का पैटर्न भी मुबैना तौर पर वही है जो सऊदी वली अहद की घड़ी की खरीदो फरोख्त में नजर आया था, क्योंकि अता तारड़ के मुताबिक इन सारे तहाइफ की कीमत का तयन ताजमहल प्लाजा रावलपिंडी की एक दुकान की एक हाथ से लिखी हुई कच्ची रसीद पर कराया गया है। ताजमहल प्लाजा 6th रोड रावलपिंडी पाकिस्तान। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ऑफिस नंबर 11G2। ये हाथ से लिखा हुआ इसकी वैल्यू है। इन तमाम हीरे जवाहरात, प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, नेकलेस, अंगूठियां, बालियां, घड़ियां, हार, इनकी वैल्यू ये हाथ से लिखी हुई। ये कच्ची रसीद से लिखी हुई है जी, 5 लाख दिए, 9 लाख दिए। ये एक जगह 1 लाख लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, अता तारड़ ने इंकशाफ भी किया कि सारे तहाइफ कानून के मुताबिक तोशा खाना में जमा ही नहीं कराए गए थे, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस में रखे गए थे और वहीं पर ही इनकी कीमत का तखमीना भी लगवाया गया था। अभी वो तफसीलात और दावे हैं जिनकी वजह से इमरान खान पर संगीन सवालात उठते हैं। हमने अता तारड़ के इल्ज़ामात पर मौक़िफ़ जानने के लिए इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने उन्हें एक तफसीली सवालनामा भी भेजा। हमने शिबली फराज को इमरान खान और बुशरा बीबी के मौक़िफ़ के लिए पूछा कि अता तारड़ ने 2021 में एक दोस्त मुल्क से खातून अव्वल बुशरा बीबी को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात शेयर की। उनका दावा है कि इस एक ज्वेलरी सेट की कीमत 1 अरब 13 करोड़ रुपए बनती है, मगर इसकी मालियत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई गई और 50% अदायगी की गई, जो कि 29 लाख रुपए बनती है। हमने इमरान खान से दूसरा सवाल पूछा कि अता तारड़ ने बुशरा बीबी को 2020 में मिलने वाले एक कीमती तोहफे की तफसीलात भी शेयर की हैं। उनका दावा है कि ये ग्राफ कंपनी का एक सेट था जिसकी कीमत तकरीबन 3 अरब 38 करोड़ रुपए बनती है, मगर उनका कहना है कि आपकी हुकूमत में इस सेट की कीमत का अंदाज़ा सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगवाया गया और इस सेट को अपने पास रखने के एवज कौमी खजाने में सिर्फ 90 लाख रुपए जमा कराए गए। इमरान खान से हमारा तीसरा सवाल ये था कि साल 2019 के हवाले से भी अता तारड़ ने तफसीलात शेयर की हैं। उनके दावे के मुताबिक इस साल एक दोस्त मुल्क की तरफ से बुशरा बीबी को 45 करोड़ रुपए का ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया गया, मगर आपकी हुकूमत में इसकी मालियत सिर्फ 11 लाख रुपए लगवा कर सरकारी खजाने में 5,44,000 रुपए जमा कराए गए। हमने इमरान खान से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये तोहफे इस वक्त कहाँ हैं। अता तारड़ ने चैलेंज किया है कि इमरान खान और उनकी अहलिया ये तोहफे सामने ले आएँ और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के जरिए इनकी मालियत का तखमीना लगवा लें। क्या इमरान खान और उनकी अहलिया इसके लिए तैयार हैं? हमने शिबली फराज से इमरान खान के लिए एक और सवाल ये पूछा कि क्या अता तारड़ ने जो दावा किया है कि ये तोहफे तोशा खाना में जमा ही नहीं कराए गए और वज़ीर आज़म हाउस में रखे गए थे और वहीं पर इनकी मालियत का अंदाज़ा लगवाया गया था, क्या ये बात दुरुस्त है? हमने शिबली फराज से इमरान खान के लिए और बुशरा बीबी के लिए एक आखिरी सवाल ये पूछा कि अता तारड़ के दावे के मुताबिक इन सारे तहाइफ की कीमत का तयन ताजमहल प्लाजा रावलपिंडी की एक दुकान में कराया गया है और हाथ से लिखी हुई रसीदें जमा कराई गई हैं। क्या इमरान खान और उनकी अहलिया इस बात की तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं? हमारा प्लेटफॉर्म इमरान खान की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से जवाब देने के लिए शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा के लिए हाजिर है। वो किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये प्रोग्राम लाइव है, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में आकर जवाब दे सकते हैं, ब्रेक के बाद आकर हमारे प्रोग्राम में जवाब दे सकते हैं इन सवालात के, या फिर जो भी वो मौक़िफ़ अपना रखना चाहते हैं। और फिर हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और जिक्र होगा कि बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हुकूमत कि हम रूस से सस्ता तेल लेने जा रहे हैं, मगर इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को ये बात या तो पता नहीं है या फिर हुकूमत गलत बयानी कर रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि ना तो हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, ना ही इस हवाले से कोई कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, खरीद भी सकता है या नहीं, 7 महीने से ये सवाल मुसलसल किया जा रहा है। और 7 महीने बाद हुकूमत आखिरकार रूस से तेल लेने का ऐलान तो कर रही है। पहले वजीर ख़जाना इसहाक डार ने यह दावा किया, वो अमेरिका के दौरे से वापस आए और कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के रूस से तेल खरीदने पर एतराज़ नहीं है। फिर वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक रूस गए और ऐलान किया कि रूस से सस्ता तेल लेंगे। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में इस हवाले से 2 अहम वज़रा की जानिब से 2 मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम रूस से ना तो रियायती निर्खों पर तवानाई ले रहे हैं, ना ही ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आज ही रूस का दौरा करने वाले वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान पर रद्दअमल देते हुए वजाहत की और उन्होंने मज़ीद बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से मुआहिदा करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस की टीम जनवरी में आ रही है, हम सस्ता खाम तेल खरीदेंगे। अमारात के साथ हम एक मुआहिदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम फिनिश प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। रूस के साथ उनकी आईजीसी सेकंड वीक के अंदर जनवरी की सेकंड वीक को आ रही है, जिसमें क्रूड पेट्रोलियम जो है, क्रूड हमारा खाम तेल जो है, सस्ता खाम तेल, डिस्काउंटेड खाम तेल हम खरीदेंगे और रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी रूस से खरीदेंगे। रूस के तवानाई के वजीर, वफाकी वजीर दूसरे हफ्ते में तशरीफ ला रहे हैं। कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा फैसला हो, मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को ना पता हो? वज़ीर मुमलिकत अभी भी कह रहे हैं कि खाम तेल भी खरीदेंगे, रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा फैसला हो और काबीना में डिस्कस ना हुआ हो, मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को ना पता हो, आप कह रहे हैं कि जनवरी में ये मामला आगे भी बढ़ने वाला? जी, हमारे तो आज मैंने बड़ी तफसील से तमाम चीज़ें पेश की हैं, आवाम के सामने भी पेश की हैं। मेरे ख़्याल में कुछ तफसीलात जो हैं उनसे गालिबन बिलावल साहब क्योंकि वज़ारत ख़ारजा को देखते हैं तो हो सकता है ये टेक्निकल डिटेल्स कि हम उनसे खाम तेल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमारी रिफ़ाइनरीज़ उसको प्रोसेस कर सकती हैं या नहीं कर सकती, हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो क्योंकि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने आज ये फ़ैसला किया है अपनी वजारत में कि हम एक तफसीली नोट जिसमें कौन सा तेल हम ख़रीदेंगे उसकी बड़ी आज मैंने नाम भी बताया है कि रूस में 2 इकसाम के तेल हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सोकॉल है जो साइबेरियन लाइट है और दूसरा यूरो है, और इसकी ब्लेंडिंग यानी इसको ब्लेंड भी किया जा सकता है ताकि पाकिस्तानी रिफ़ाइनरीज़ में इसको इस्तेमाल किया जा सके। हमारी एक रिफ़ाइनरी PRL तकरीबन 50% इसको इस्तेमाल कर सकती है रूसी तेल को। दूसरी जो पार्को है जिसमें हुकूमत का हिस्सा है वो तकरीबन 30% इस्तेमाल कर सकती है, और तीसरी जिसका नाम सिनर्जिको है, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि वो तमाम इकसाम के जो ख़ाम तेल हैं रूस से जो लिए जा सकते हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी हमारी 5 रिफ़ाइनरीज़ में से तकरीबन 4 रिफ़ाइनरीज़ ख़ाम तेल इस्तेमाल कर पाएंगी। ये इन्फॉर्मेशन शायद हमें लिख के पहले भेज देनी चाहिए थी, हमने फ़ैसला किया आज भी लिख के भेज देते हैं ताकि वज़ारत ख़ारजा को पता हो। जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है बात बड़ी क्लियर है, हमारी बड़ी क्लियर उनसे बात हुई है कि वो ख़ाम तेल हमें देंगे, वो ख़ाम तेल हमें रियायत पे यानी कम कीमत पे देंगे, और जो डिस्काउंट हमें देंगे वो इंशाल्लाह जो दुनिया में किसी भी मुल्क को दे रहे हैं उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। मगर मुसद्दिक मलिक साहब, जब पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि हम तो मुआहिदा कर गए थे और आप कहते थे कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ था, फिर जो रूस के सफ़ीर है पाकिस्तान में उन्होंने भी कहा कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ था कि हम सस्ता तेल पाकिस्तान को देंगे, मुज़ाकरात पहले भी हो रहे थे, मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं। मगर आप ये बात कहते थे कि जी अगर सस्ता तेल हम ख़रीद सकते होते तो PSO करता है टेंडर, कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी आके ले आती और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा लेती, कोई ना कोई टेंडर में सप्लायर आ जाता, वो क्यों नहीं आया? तो अब ये वाली मंतक क्यों नहीं आती है? ऐसा तो नहीं है कि पहले इमरान खान साहब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया इस कौम को, अब आप लगा रहे हैं? ये ट्रक की बत्ती वाली बात तो आपने काफ़ी महसूस करने के लिए कही है, लेकिन देखिए बात यह है कि खान साहब ने तो कोई बात नहीं की थी। खान साहब की जो भी गुफ्तगू हुई उसका इल्म हमारे सफारत खाने को नहीं था, उसका इल्म रूसियों को नहीं था। यहाँ पे रूसी सफ़ीर ने भी कहा कि उन्हें इल्म नहीं है। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी वो ज़्यादा पाइपलाइन के हवाले से हुई थी।
मैं खान साहब को चैलेंज नहीं करता, हो सकता है उन्होंने सरे राह कोई बात की हो, लेकिन कोई मिनट्स नहीं थे, वरना सरबराहान जब बैठकर बात करते हैं तो उन मीटिंग्स के मिनट्स आते हैं, कोई MOU साइन होता है। हमने उसके बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की रूसी सफारत खाने को, तो उन्होंने भी वहाँ पे हमारे सफ़ीर गए उनकी एनर्जी मिनिस्ट्री में, तो यही कहा गया कि हमारी गुफ्तगू तो पाइपलाइन के हवाले से थी। ये तो इमरान खान साहब की बात है कि उन्होंने गुफ्तगू की या नहीं की, अगर की तो उसका कोई सबूत नहीं है, ना हमारे पास ना रूसियों के पास, वल्लाह आलम किससे की और क्या उसका सबूत मिल सकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये तो अब आपके सामने है। रूस के जो वज़ीर हैं तवानाई के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, दूसरे हफ्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जितनी गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ ये एक तहरीर की शक्ल के अंदर सामने रख दिए जाएंगे। हमने एक स्ट्रेटिजिक डिसीजन ग्रुप बना, स्ट्रेटिजिक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बना दिया है वज़ारत में, और वो रोज़ वो जो भी मामलात हमने करने हैं रूसी वज़ीर के आने से पहले हम उन पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्कमानिस्तान की टापी गैस पे हमारा स्ट्रेटेजिक सेल काम कर रहा है। मगर मुस्लिम साहब, फिर इसमें ये सवाल उठता है उस पे काम कर रहा है कि वो मुआहदा तो नहीं करके गए थे, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर फिर आपने 7 माह क्यों लगा दिए? हमें तो देखिए बातचीत का भी सबूत नहीं, ये इसके हकायक भी मैं अवाम के सामने रख देता हूँ कि उनके जो दावे थे वो किस हद तक दुरुस्त है। मगर अब सवाल ये कि फिर आपने 7 माह क्यों लगा दिए? अगर सस्ता तेल दस्तयाब हो सकता था तो आप लोगों को जल्दी करनी चाहिए थी। मुल्क को करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना है, एनर्जी नीड्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसको फुलफिल करने में आप लोगों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया? जी 2-3 महीने तो मैंने जैसे आपको बताया, हमने ख़त लिखे, यहाँ पे जो सफ़ीर हैं उनसे बात की, वहाँ के जो उनकी वजारत है उन्हें ख़त भेजा, अपने सफ़ीर के ज़रिए भेजा। तो फिर 2-3 महीने के बाद पता चला कि आप वो कह रहे हैं कि आपसे कोई बात ही नहीं हुई, तो हम किस बात को आगे बढ़ाएं? क्योंकि हमने जो खान साहब ने कहा उसको सुनते हुए ख़त लिख दिया कि भाई इस बात को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा किस बात को आगे बढ़ाएं? हम तो पाइपलाइन की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने बाकायदा ये बात शुरू की कि हमें ख़ाम तेल चाहिए और हमें दीगर मसनूआत जो हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स चाहिए, और फिर उनसे मामलात तय करके हमने एक तारीख सेट की। हम गए, हमने उनके साथ बातचीत की, जिसके नताइज मैंने आपके सामने रख दी हैं। और कितना सस्ता तेल हमें मिल सकता है? वैसे ही ब्रेंट की जो कीमतें हैं वो $78-79 पर आ गई हैं। अगर हमें 20% सस्ता मिलेगा, 30% सस्ता मिलेगा, $60 की तो वैसे ही अब लिमिट लगा दी गई है जो रूस का तेल है उसके ऊपर, उससे ऊपर तो हम शायद ले भी नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे हम? नहीं है हमारी, देखिए ना, हमारी तो उन्होंने इस वक्त रशियन जो क्रूड है वो ट्रेड हो रहा है, किसी के पास इसका सबूत नहीं होता। आपने कई मरतबा प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, अखबारों में भी तराशे देखे होंगे कि फ़लाँ मुल्क को इतना डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका कोई सबूत नहीं होता। लेकिन हमें ये बताया गया है कि दुनिया में रूसी तेल, जिसका रोज़ उतार चढ़ाव कीमत का भी होता है, डिस्काउंट का भी होता है, दुनिया में किसी भी जितने भी मुल्क हैं, जिस मुल्क को भी जितना डिस्काउंट मिल रहा है इंशाअल्लाह उतना या उससे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलेगा। और वो तो जब हम उनसे जिस वक्त ख़रीदेंगे उस वक्त तेल की कीमत क्या है और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, उसके मुताबिक ये मामला तय होगा। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में जिसको भी जितना डिस्काउंट मिल रहा है इंशाल्लाह उसके बराबर या उससे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलेगा। मगर ट्रांजैक्शन कैसे होगी? एलसीआं कैसे खुलेंगी? जब भारत ट्रेड करता है रूस के साथ तो ज़ाहिर उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ बार्टर भी होता है, वहाँ पर जो अपनी करेंसी है उसके अंदर भी ट्रेड होती है, चाहे वो इंडियन रुपी हो या फिर रशियन करेंसी हो। हम कैसे कर पाएंगे ये? नहीं, मौजूदा हालात में तो रूस के साथ जो ट्रेड है वो अब डॉलर में भी उसको करने की इजाज़त है। उसके अलावा दीगर बड़ी फ्लूइड करेंसीज़ हैं जिनमें हो सकता है। हमारे मशरिक़ वस्ता की बहुत सी करेंसीज़ हैं जिनमें ट्रेड बहुत ज़्यादा, जिनके बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है रूस के साथ, तो दोनों तरफ उनकी करेंसीज़ की सप्लाई और डिमांड रहती है। इसी तरह और हमारे बहुत से ममालिक हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा तिजारत है रूस की, तो हम किसी भी करेंसी में कर सकते हैं और कोई बंदिश इस वक्त नहीं है। बंदिश इस वक्त जो है वो 2 चीज़ों पर है, शिपिंग के ऊपर है
और इंश्योरेंस के ऊपर है, और वो भी उस सूरत में अगर कोई किसी ग्लोबल जो भी रजीम है उसको वायलेट कर रहा हो तो हमें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करने में। फिर मुझे ये बताइएगा कि अब जो गैस के हवाले से मामलात हैं, आपने जो LNG का इंतज़ाम किया है, इस साल पाकिस्तान में 10 कार्गो ही आ रहे हैं, पिछले साल भी 10 कार्गो आए थे। गुज़िश्ता हुकूमत में मसला ये था कि सस्ती LNG मिल रही होती थी, टेंडर नहीं किए जाते थे। आप लोग टेंडर कर रहे हैं मगर LNG मिल नहीं रही है, और इस वक्त सर्दियां शुरू हुई हैं और कुछ इलाकों में अभी से बहरान आना शुरू हो गया है। किस तरह मैनेज कर पाएंगे आप इसको सर्दियों में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि अक्टूबर के महीने में आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर साल गैस डिप्लीट हो रही है, यानी हमारे अपने जो कुएं हैं उनसे उसमें जो गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। इस साल भी हमारी तकरीबन 9 से 10% डिप्लीशन है, यानी पिछले साल के मुकाबले में हमारी गैस इस साल कम है जो हमारे अपने कुओं से आ रही है। लेकिन हमने आप क्योंकि LNG का जिक्र कर रहे थे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जनवरी के लिए भी पिछले साल के मुकाबले में एक एक्स्ट्रा कार्गो है, फरवरी में भी हमारे पास पिछले साल के मुकाबले में एक एक्स्ट्रा कार्गो है, तो हमारे पास ज़्यादा गैस है। अक्टूबर में भी हमने पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस इस दफ़ा फ़राहम की, नवंबर में भी पूरे हमने पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस फ़राहम की, और पहले 15 दिन दिसंबर के भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस हमने फ़राहम की। हमारे जो इस वक्त प्लान्स हैं हमारे सामने, जिसमें ये 2 कार्गोज़ जिनका मैंने जिक्र किया है ये भी हैं, तो इंशाल्लाह जनवरी में भी हम पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस फराहम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ बहुत फरावानी है गैस की और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। लोगों को तकलीफ़ है, जिसकी वजह से हमने जो औकात लोगों के सामने रखे हैं, सुबह को नाश्ते के वक्त 6 से 9 बजे, दोपहर के खाने के वक्त 12 से 2 बजे, रात के खाने के वक्त 6 से 9 बजे, हमारी कोशिश होती है कि उस वक्त प्रेशर्स ड्रॉप ना हो। और मगर हो रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, शिकायत आ रही है, शिकायत आना शुरू हो गई हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है कि इन औकात में भी लोगों को घरों में गैस नहीं मिल रही है। देखिए शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आप खुद अपने प्रोग्राम्स और तफसीलात देख लीजिए। पिछले साल अक्टूबर के वस्त के बाद कोहराम मच गया था मुल्क में। अभी दिसंबर का मिडल आ गया है, इंशाल्लाह पूरा आधा अक्टूबर, पूरा नवंबर और आधा दिसंबर गुजर गया है। अभी तक हम मैनेज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि हमारे यहाँ किसी जगह पे कमी हो जाती है, जिसके लिए हमने LPG का इंतज़ाम किया है। पहली मर्तबा हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो हर साल LPG मंगवाती है, उससे 20,000 टन इजाफी LPG हर महीने हुकूमत मंगवा रही है। और वो इलाके जहाँ पे हमारे वो स्पिगेटी नेटवर्क या हमारी, क्योंकि बड़ा पुराना 50 साल पुराना पाइप्स का निज़ाम है, तो हमारे पास बाज़ दफ़ा गैस हो भी तो बिल्कुल जो एंड के ऊपर जो इलाके होते हैं वहाँ तक गैस पहुँचती नहीं है। तो उन जगहों के लिए हमने LPG पे की दुकानें खोल दी हैं। SNGPL ने पहली मरतबा पंजाब में और KP में LPG की दुकानें खोल के, मगर इसमें मसला ये है कि ये जो सवाल आप ये जो LPG का कह रहे हैं, ज़ाहिर है LPG आवाम को महंगी पड़ती है, और इस वक्त कोई 25-26% लोगों के पास पाइप्ड गैस है, और LPG तकरीबन 4,500 पर MMBTU पड़ती है। और जो पाइप्ड गैस है वो अगर आप अपर स्लैब को भी देखें तो उनको तकरीबन 1,400 रुपये फ़ी MMBTU पड़ रही होती है। तो ये तो इंसेंटिव तो नहीं है कोई आम आवाम के लिए। या तो आप जो अपर स्लैब है उसकी कीमतें बढ़ाई है, कुछ ऐसा कीजिए। IMF की तरफ से भी प्रेशर है, जून के बाद आप लोगों ने कीमतें बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ाई है। जो लोअर स्लैब है उनको बेशक फ़ायदा दीजिए। आप ना IMF से कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, ना ही कोई पॉलिसी दे पा रहे हैं इस हवाले से। जी, पहली बात तो मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी आपने गुफ्तगू की उसके बावजूद आप डेटा देख लीजिए तो पिछले 2 महीने यानी 2.5 महीने से हम हर महीने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम कर रहे हैं। LPG नहीं, गैस फराहम कर रहे हैं। तो डिप्लीशन के बावजूद हम लोगों के लिए जितनी सहूलत पैदा हो सकती है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इस पे भी सवाल कर सकूं, मैं अपने सवाल पे दोबारा आ जाऊंगा, मगर मैं इस पे भी सवाल कर सकूं। आप फराहम तो कर रहे हैं, मगर खालिद मुस्तफ़ा साहब की स्टोरी है कि आप 11 LNG कार्गोज डोमेस्टिक सेक्टर को जब डाइवर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको 110 अरब रुपए चाहिए, मगर जो फाइनेंस डिवीजन है वो इसमें हिचकिचा रहा है आपको 110 अरब रुपए देने के लिए, क्योंकि IMF की बड़ी सख्त कंडीशनैलिटीज़ हैं और IMF इस बात के लिए राजी नहीं होगा। तो ये आप डाइवर्जन करेंगे कैसे?
देखिए, हम जो अब एक नया बड़ा मौसर प्लान लेकर काबीना और वज़ीर आज़म साहब के सामने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी पाकिस्तान में गरीब, पहली बात मैं आपको एक चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 23% नहीं, पाकिस्तान के तकरीबन 37%, 38% लोग जो हैं पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं। लेकिन चलिए, वो तो एक डेटा की सिर्फ बात है कि कितने फ़ीसद हैं। लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि हम एक बड़ा मौसर प्लान वज़ीर आज़म और काबीना के सामने लेकर जाएंगे, जिसमें उन्हें दिखाएंगे कि कोई पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है उसके ऊपर इजाफी बोझ ना पड़े। मगर ये जिन चीज़ों की आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम सर्कुलर डेट में दबते ना चले जाएं और सेक्टर को अपने बेहतर करें। उसका एक मौसर प्लान जो है, आज भी हम तमाम दिन उस पर काम कर रहे थे। इंशाल्लाह कुछ दिन में वज़ीर आज़म के सामने आप इस पॉलिसी से काबीना के सामने आप इस पॉलिसी से दबते ही चले जाएंगे ना, क्योंकि पीएसओ को एसएनजीपीएल से पैसे चाहिए। जफर भुट्टा साहब की स्टोरी है कि 548 अरब रुपए तो उन्हें मार्च 2023 तक अपने ऑपरेशंस के लिए चाहिए। जो फाइनेंसिंग शॉर्टफॉल है दिसंबर के महीने में उनका 70 अरब रुपए का है। एसएनजीपीएल को आगे से 120 अरब रुपए चाहिए। आप अगर 11 कार्गोज को डाइवर्ट कर रहे हैं तो 11 कार्गोज के लिए आपको 110 अरब रुपए चाहिए, जो फाइनेंस डिवीजन आपको नहीं दे रहा है। और जो मैं फिर कह रहा हूं कि जून 2022 में ओगरा ने 45% इजाफे का कहा था, आपने अभी तक नहीं किया, उस पर आईएमएफ अलग इंसिस्ट कर रहा है। तो आप इस वक्त जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसते ही जा रहे हैं मजीद। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बल्कि आपके अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया तो मुझे मौका मिल गया आवाम को बताने का कि बग़ैर गरीब आदमी पे बोझ डाले ये जिस प्रॉब्लम का आप जिक्र कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका सलूशन वज़ीर आज़म के सामने लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा, अगर आप मुझे दावत दें 1-2 हफ्ते के बाद, जब ये बात वज़ीर आज़म के साथ हो चुकी हो और काबीना के पास हमने पेश कर दी हो या करने वाले हों, तो मैं उस प्रोग्राम की तमाम तफसीलात आपके सामने ले आऊँगा। लेकिन इंशाअल्लाह हम इस सेक्टर को ठीक करके जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। अब जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पिछले कोई 4-5 साल की वजह से सेक्टर की ये हालत है, उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मगर ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम गैस फिर भी फराहम कर रहे हैं, गैस की जो हमारे सर्कुलर डेट के मसाइल हैं उनको फिर भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करके हटेंगे। वैसा मगर मसले पैदा ही होते जा रहे हैं। सर्दियों में एक और मसला आ जाता है, ज़ाहिर हमारी डिमांड कम होती है क्योंकि इंडस्ट्री ड्रिविंग डिमांड नहीं है, डोमेस्टिक सेक्टर ड्रिविंग डिमांड है। तो जो पावर की प्रोडक्शन है वो कम होती है, तो फर्नेस ऑयल की खपत कहाँ होगी, वो सवाल पैदा हो जाता है। बटक रिफाइनरी का फिर सवाल आ रहा है कि उनके पास 6-7 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी रह गई है। उनके अपने CEO का बयान है कि हमारा जो मेजर प्लांट है वो पहले ही बंद हो चुका है और अटक क्योंकि 400 से 500 MMCFD गैस सप्लाई करता है नेशनल ग्रिड को, वो डिसरप्ट हो सकती है। साथ में हमें हो सकता है कि हमें रिफाइंड जो तेल है, डीजल है, वो इंपोर्ट करना ना पड़ जाए अगर ये इनका प्लांट बंद हो जाए, क्योंकि इनकी जो फर्नेस ऑयल की स्टोरेज है वो एक दफ़ा फिर अपर लिमिट पर है। नहीं, देखिए, फर्नेस ऑयल क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ फर्नेस ऑयल हमारा लोकल रिफाइनरीज में पैदा होता है और कुछ फर्नेस ऑयल हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि फर्नेस ऑयल को इंपोर्ट अब नहीं किया जाए और जो हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्नेस ऑयल, उसको इस्तेमाल किया जाए और वो भी जब हमें ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल किया जाए। और अपने सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव कारखाने हैं, जो बिजली के जो एनर्जी के एक यूनिट में सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं, उनको चलाया जाए। तो उस प्लान के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कोताही नहीं कर रहे कि कोई चीज़ बंद हो जाए। जब हमें ज़रूरत नहीं होती या कम होती, हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं और अब तो वैसे हम बहुत करीब हैं इस फैसले। मगर ये जो अटक रिफाइनरी का मसला है, आप कह रहे हैं मसला आगे नहीं बढ़ेगा, इस मसले को रिजॉल्व कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको कैटर करता है ये। जी बिल्कुल रिजॉल्व कर रहे हैं और रोज़ आज भी हमारी सुबह तमाम रिफाइनरीज के साथ मीटिंग थी, बाकायदा उनसे मीटिंग करते हैं, हमें उनके स्टॉक्स का पता होता है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके साथ हम रोज़ स्टॉक टेकिंग करते हैं कि कितने स्टोरेज है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है और इन तमाम चीज़ों को सामने रख के हम सेक्टर को आगे चला रहे हैं। सब अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है नए LNG टर्मिनल लगे नहीं हैं, अगर लग भी जाए तो गैस पाइपलाइन नहीं लगी है। रूस भी आप कह रहे हैं कि शिकायत करता था कि जी पाइपलाइन पर तो पहले बात करें। आप जब 2018 से पहले मुआहदा करके गए थे, फिर 4-5 साल में इस पर काम नहीं हुआ। अब ना हमारे पास गैस की पाइपलाइन है, ना हमारे पास LNG टर्मिनल हैं, हर साल हमारी गैस 10% से नीचे कम हो रही है, यानी अगले साल का क्राइसिस इस साल से भी और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो क्या पॉलिसी है, कैसे आप निकाल सकते हैं सारे के सारे मसले से? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया कि इन द लॉन्ग रन, क्योंकि शॉर्ट रन का मैं आपको जवाब देता हूँ, लॉन्ग रन में बहुत अहम है कि हम जो टापी पाइपलाइन है उसको आगे बढ़ाएं
और ये जो आपने देखा कि हम बार बार गए हैं, तुर्कमानिस्तान गए हैं, आज़रबाईजान गए हैं, काज़ाख्स्तान गए हैं, इन तमाम जगहों पे जाने का एक बड़ा मकसद ये है कि वो पुराना प्रोजेक्ट जो एक कोने में पड़ा हुआ है उसको रिजुवनेट करें, क्योंकि हमें उस प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन 1.3 यानी तकरीबन 1300 मिलियन क्यूबिक फुट गैस जो है वो मिलेगी हर साल। तो 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट गैस जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा भी करेगी और वो सस्ती गैस भी है। मगर मसला है कि हमने IPI की बातें सुनी, फिर टापी की बातें सुनी, फिर रूस के साथ गैस पाइपलाइन की बातें सुनी, ये बातें ही रही हैं आज तक। आप फिर बातें ही करके जा रहे हैं, काम कब होगा? जी हम तो अभी 6-7 महीने पहले ही मैं तो आया हूँ, तो जो चीज़ें मैं कर पाया हूँ वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आज मैंने सुबह पेश किया आज़रबाईजान के साथ LNG का जो एक फ्रेमवर्क मुआहिदा हम कर रहे हैं, जिसमें वो ग्लोबली ढूंढेंगे LNG के कार्गोज़ हर महीने और एक कार्गो हमारे पास लेकर आएंगे। हम उसकी कीमत देखेंगे, अपने ज़रा मुबादला को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे कि हमें वो कार्गो लेना है या नहीं। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज़रबाईजान की हुकूमत का और सोकार का, जो हमारी मदद कर रहे हैं। इस पे हमने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज एक दूसरे के साथ किए हैं। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इसको मुआहिदे की शक्ल दे देंगे। ना सिर्फ मुआहिदे की शक्ल दे देंगे बल्कि उस फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए एक कार्गो उन्होंने हमें दिसंबर के महीने के लिए दिया आइडेंटिफाई करके। 14 दिसंबर के लिए उन्होंने एक कार्गो हमें आइडेंटिफाई करके दिया, लेकिन 14 दिसंबर को क्योंकि हमारे 2 टर्मिनल हैं और एक टर्मिनल पे एक वक्त में एक ही जहाज़ लग सकता है LNG का, तो दोनों मसरूफ थे जिसकी वजह से हमें डिक्लाइन करना पड़ गया। मगर माज़िक साहब किस प्राइस पर वो दे रहे थे? तो हम नहीं, मगर माज़िक साहब किस प्राइस पर दे रहे थे? आप अगर हमारे टर्मिनल पर जगह होती तो क्या हमारा जो ले लेते क्या? क्योंकि अगर $100 मिलियन या $110 मिलियन का इस वक्त हम करंट अकाउंट डेफिसिट ये होते हुए और $6.7 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर होते हुए अगर हमारे टर्मिनल पर जगह होती आप ले लेते? जी देखिए, जो हमारा फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो देखिए उसकी नौयत क्या है। उसकी नौयत ये है कि वो ऑफ़र करेंगे और बाकी तमाम जो हमारे मुआहिदे हैं उसमें होता ही है कि टेक और पे, कि आप अगर मुआहिदा कर रहे हैं तो हम आपको देंगे तो आपको लेना होगा। मगर आज़रबाईजान ने बहुत हमारे लिए सहूलत पैदा की। उन्होंने कहा हम आपके सामने डील ले आएंगे, अगर आपके बारे में आती हो और आपको समझ आए कि आपके ज़र मुबादला या जो कीमत मिल रही है, क्योंकि वो डिस्ट्रेस्ड कार्गोज ढूंढ के लाएंगे। हमारा जो पेपरा के रूल्स हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम फौरी तौर पर किसी डिस्ट्रेस्ड कार्गो को जो सस्ते दामों बिक रहा हो ख़रीद सकें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी है। तो वो हमारे लिए कार्गो ढूंढेंगे, हमारा एक G2G एग्रीमेंट है, वो हमारे सामने वो रखेंगे कार्गो। अगर उसकी कीमत अच्छी हो, उसका भाव अच्छा हो और हमारे पास ज़र मुबादला हो तो हम खरीदेंगे, अगर नहीं होगा तो हम डिक्लाइन कर देंगे। मगर वो एक तसलसल के साथ हमारे सामने ये कार्गोज लाते रहेंगे। इससे ज़्यादा बेहतर हमें डील क्या मिल सकती? बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं कि रूस से सस्ता तेल आता भी है या नहीं। अभी तो हुकूमती वज़रा की अपनी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। इमरान खान ये दावा करते रहे थे कि वो मुआहिदा कर गए थे। जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहिदा किया था वो इन्होंने खत्म किया। और फिर रूसी सफीर ने बता दिया था कि पाकिस्तान को सस्ता तेल बेचने का कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। मुज़ाकरात इस हुकूमत से भी जारी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।